नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों रिसेंटली ही आपने आईएनएस विक्रांत को लेके काफ़ी न्यूज़ सुनी होगी। आपने सुना होगा कि आईएनएस विक्रांत का हार्बर ट्रायल खत्म हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि हार्बर ट्रायल एक्चुअल में होता क्या है, बेसिन ट्रायल क्या होता है, कब एयरक्राफ्ट कैरियर सी ट्रायल्स में जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा होता है लेकिन फिर भी उसमें कोई ऐसी मिसाइल नहीं लगी होती है जिससे कि वो दुश्मनों के ऊपर अटैक कर पाए। ऐसा क्यों होता है ये भी हम बात करेंगे। तो स्पेसिफिकली दोस्तों पहले हम जो आपने लेटेस्ट सुना है उसकी बात करेंगे और इसके बाद फिर मैं आपको थोड़ी सी आईएनएस विक्रांत के बारे में डिटेल भी बताऊंगा, ताकि आप अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इसकी स्पेसिफिकेशंस भी आपको पता चल जाए कि इसमें कितनी काबिलियत है और इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो आईएनएस विक्रांत दोस्तों इंडिया का सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है और ये भारत का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आई कि इसका हार्बर ट्रायल कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो हार्बर ट्रायल का मतलब होता है ऐसा ट्रायल जब किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को एक स्टिल वाटर यानी कि एक रुके हुए पानी में उसे खड़ा करके सिर्फ उसे ऑपरेट किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि इसमें लगे हुए सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, जिसमें कि आपके इंजन्स जो सबसे मेन होते हैं इन्हें सबसे ज्यादा मुख्य तौर पे टेस्ट किया जाता है। ये जो ट्रायल्स होते हैं इसमें नेवी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है और वही लोग देखते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं। यानी कि हार्बर ट्रायल का मतलब ऐसा ट्रायल जो कि एक रुके हुए पानी में होता है, यानी कि वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं चलता फिरता नहीं है बल्कि सिर्फ एक जगह पे आप मान सकते हो खड़ा रहता है, बहुत ही कम मूवमेंट होती है। इसके अलावा जो आपने बेसिक ट्रायल सुना है जो कि होने वाला है आईएनएस विक्रांत का सितंबर 2020 में। बेसिन ट्रायल में दोस्तों क्या होता है, जो ट्रायल होते हैं वो फ्लोटिंग वाटर्स में होते हैं, यानी कि ऐसा पानी जो चल रहा हो, यानी कि ये कुछ दूर के एरिया में होगा, यानी कि इसमें आईएनएस विक्रांत की मूवमेंट होगी एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन इस बेसिन ट्रायल में ऐसा नहीं होगा कि वो वहां पे बहुत सारी बेसिन ट्रायल शुरू होते ही वहां पे बहुत बड़ी बड़ी लहरों वाली पानी में इसको डाल दिया गया है, ऐसा नहीं। ये जब शुरुआत होगी तो बिल्कुल फ्लोटिंग वाटर होगा और शांत पानी होगा, उसके अंदर में इसको टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इसी बेसिन ट्रायल के लेवल को बढ़ाया जाएगा और फिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ऐसे वेव्स के अंदर भी टेस्ट किया जाएगा जैसे कि समुद्र में होते हैं, उनसे मिलते जुलते वेव्स में भी इसको टेस्ट किया जाएगा, जिसका लेवल आप धीरे धीरे लो से मीडियम या फिर हाई वेव्स तक करके टेस्ट करते हो और ये धीरे धीरे टेस्ट होगा और बेसिन ट्रायल थोड़ा टाइम भी लेगा। साथ ही बेसिन ट्रायल्स में ही आप एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट के साथ साथ उसके थोड़े बहुत जो मैन्यूवर्स वो परफॉर्म कर सकता है उसको भी आप टेस्ट करते हो और जब आपको पूरा भरोसा हो जाता है कि हाँ ये सी ट्रायल्स के लिए काबिल हो चुका है, तब आप इसे सी ट्रायल्स में यानी कि एक्चुअल में समुद्र में भेज देते हो जहां पे इसकी रियल टेस्टिंग होती है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है। तो सितंबर में अगर इसके बेसिन ट्रायल शुरू होते हैं तो इन्हें कंप्लीट होने में 6 महीने तक का समय तो लग ही जाएगा और उसके बाद आप मान सकते हैं कि 2021 के मिड या फिर उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे से इस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो मेन सी ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। तो अगर 2021 से ट्रायल शुरू होगा सी ट्रायल तो उसमें भी कई तरह की चीजें होंगी। जो बेसिन ट्रायल्स में चीजें हुई थी वो तो होंगी ही होंगी, पर यहाँ पे डायरेक्टली नेवी का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे वेपन ट्रायल्स भी होंगे और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे एयरक्राफ्ट्स होते हैं तो उसके भी टेक ऑफ लैंडिंग ये सारी चीज़ों का ट्रायल फिर वहां पे होगा सी ट्रायल्स के दौरान। तो यानी कि जब सी ट्रायल्स शुरू होंगे तो आप एक तरीके से ले लीजिए कि लगभग 8 से 10 महीने या 1 साल तक का समय लगता है सी ट्रायल्स में। तो अगर हमारा ये ट्रायल 2022 में शुरू हो जाता है प्रॉपरली तो 2022 के अंत तक ये खत्म हो जाएगा और 2023 तक फिर इसे इंडक्ट कर लिया जाएगा, जो कि बेसिकली न्यूज भी यही है। तो अगर ये टाइम पे होगा तो 2023 में ये शामिल भी हो जाएगा इंडियन नेवी में। तो ये आपको बेसिकली मैं उम्मीद करता हूँ समझा पाया हूँगा कि इसके ट्रायल्स किस तरह के होते हैं और क्यों किए जाते हैं। थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर की मैक्सिमम स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर की, यानी कि 52 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो रेंज है वो 15,000 किलोमीटर्स तक की होगी। इसमें 1449 लोगों का क्रू होगा, जिसमें कि नेवी, एयरफोर्स, टेक्नीशियन सारे लोगों का मिला के ये टोटल 1449 लोगों के क्रू के साथ ऑपरेट करेगा। इसमें 2 तरह के रडार का उपयोग किया गया है। पहला है जो कि इजराइल का बनाया हुआ है, इसका नाम है एल्टा
ELM2248 MF स्टार रडार। यही रडार हमारे INS नीलगिरी प्रोजेक्ट पे भी लगा हुआ है, जो कि आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। उस पे भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन से आप देख सकते हैं। इस रडार की जो मैक्सिमम रेंज है दोस्तों, ये बेसिकली होगी 250 से 300 किलोमीटर तक की किसी भी फाइटर जेट के लिए। और इसको अगर कोई मिसाइल आपकी ओर आ रही है तो उसे ये सी स्किमिंग अगर कोई मिसाइल होगी जो कि समुद्र तल से सिर्फ 20-25 मीटर ऊपर उड़ती है, तो ऐसी मिसाइल्स को ये 25 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर लेगा। और ऐसी मिसाइल्स जो कि बहुत ऊंचाई से आ रही हैं, उन मिसाइल्स को ये रडार 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से ही ट्रैक कर सकता है। तो ये इसकी काबिलियत है। इसमें 360 डिग्री का कवरेज आपको मिलता है। और ये रडार एक AESA रडार है, यानी कि ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार का उपयोग करता है, जिसकी वजह से आपकी जो टारगेट की ट्रैकिंग या सर्चिंग की कैपेबिलिटीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इसमें जो दूसरा सर्वेलांस रडार लगाया गया है, ये टाटा पावर SED का लगाया गया है, यानी कि ये एक स्वदेशी रडार है। और इस रडार को टाटा ने इंदिरा सिस्टम्स के साथ मिलकर बनाया हुआ है। इस रडार की रेंज बेसिकली 470 किलोमीटर तक की होती है और ये भी 360 डिग्री कवरेज आपको प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली लेंजा एंड 3D एयर सर्वेलांस रडार जो है, इसका काम स्पेशली सिर्फ और सिर्फ सर्वेलांस का होता है। इसके अलावा अगर आर्मामेंट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें 476 mm के ऑटो ब्रेडा डुअल पर्पस कैनन लगे हुए हैं। ये कैनन 4 लगे हुए हैं क्वांटिटी में, जो आपको सेल्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसमें रशियन AK-630 CIWS सिस्टम भी लगा हुआ है। CIWS का मतलब हुआ दोस्तों क्लोज इन वेपन सिस्टम, यानी कि इस वेपन को आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा आपके करीब आ चुका है। इसमें दोस्तों एक ही कैनन में 6 बैरल लगे होते हैं और ये 4 से 5,000 राउंड पर मिनट फायर करता है। इसके अलावा सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए अगर बात की जाए तो इसमें 2 बराक 8 सैम सिस्टम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लग सकते हैं। जो INS नीलगिरी था हमारा फ्रिगेट, उसमें 1 बराक 8 का पूरा सिस्टम लगा था और इसमें 2 बराक 8 के सिस्टम्स लगे होंगे। और इसमें एक सिस्टम में 32 मिसाइल्स लगी होती हैं, यानी कि टोटल आपके पास 64 ऐसी मिसाइल्स होंगी बराक 8 की, जो कि आपको सेल्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। क्योंकि आपको पता है एयरक्राफ्ट कैरियर का साइज बड़ा है, तो इनके पास प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट कैरियर 40 एयरक्राफ्ट को लेके जा सकता है, यानी कि इसमें फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर्स जैसा आप चाहें उस तरीके से आप इसे चुन सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका इंस्ट्रूमेंट और आर्मामेंट था। अब इसमें आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि इसमें कोई ऐसी मिसाइल नहीं लगी हुई है जिसके थ्रू ये कोई मिसाइल भी फायर कर पाए, जबकि कोई फ्रिगेट होता है, कोई डिस्ट्रॉयर होता है, उनमें ये कैपेबिलिटीज होती हैं। तो बेसिकली दोस्तों अगर ये बात किया जाए कि क्यों नहीं होता है, तो उसमें कई तरह के रीजंस हो सकते हैं। अगर आप देखोगे हमारा INS जो विक्रमादित्य है, उसमें भी कोई मिसाइल ऐसी नहीं लगी हुई है जिसके थ्रू आप अटैक कर पाते हैं किसी और के ऊपर, और ना ही एयरक्राफ्ट कैरियर में इस चीज की जरूरत होती है। क्योंकि एयरक्राफ्ट में किसी मिसाइल की आपको क्या जरूरत होगी जब आपके पास 20-25 परमानेंट फाइटर जेट्स होते हैं जो कि दुश्मन के एरिया में कहीं भी जाके अटैक कर सकते हैं। तो इस वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर में मिसाइल्स नहीं लगाई जाती हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फाइटर जेट्स के थ्रू अटैक करने की बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज होती है। साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेले नहीं चलते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ दोस्तों कुछ डिस्ट्रॉयर्स, कुछ फ्रिगेट्स हमेशा चलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें मिल के चलती हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर का मेन काम होता है एयरक्राफ्ट को ले जाने का, तो वही काम ये करता है। और इसमें अगर सेल्फ प्रोटेक्शन मिसाइल में जो बराक 8 लगा है दोस्तों, वो भी नहीं लगता अगर कोई ऐसी संभावना होती कि आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, या अगर करता है तो उस केस में आपके जो बगल वाले डिस्ट्रॉयर्स हैं या फ्रिगेट्स हैं वो आपको बचा सकते हैं। तो हो सकता है कि इसमें कोई बराक 8 जैसी भी मिसाइल नहीं लगती, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसमें सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए तो मिसाइल लगी होती है, लेकिन अटैक के लिए मिसाइल्स नहीं लगी होती है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स होते हैं जिनके थ्रू आप अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज में जो मैं शुरू में बताना भूल गया कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए दोस्तों इसके कैप्टन्स कौन होंगे वो भी डिसाइड कर लिए गए हैं। साथ ही इसमें फर्स्ट बैच जो क्रू होंगे इसके, उसे भी फाइनल कर लिया गया है। इसके अलावा इसके सेकंड और थर्ड बैच क्रू को आइडेंटिफाई कर लिया गया है
उनका फाइनल होना सिर्फ बाकी है, यानी कि इस पे काम तेजी से हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये टाइमली खत्म भी हो जाएगा। आपका क्या कहना है दोस्तों आईएनएस विक्रांत के बारे में? अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करके ही वापस जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।